नमस्कार, प्रणाम। शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ग्रेट पर्सनालिटी हैं। साथियों, इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। साथियों, मैं पर्सनली इस एपिसोड के लिए बहुत ही लालायित था सर से बात करने के लिए। साथियों, आपको परिचय की बात करें तो आप चिकित्सा प्रभारी यूपीएचसी नानपारा के हैं, नवजीवन हॉस्पिटल के ओनर हैं, ड्रीम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मैनेजर हैं। सर की बात करें तो समाज को नई ऊंचाई देने वाले एक डायनेमिक लीडर है सर। साथियों, आपको एक एक चीज मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें एंड कमेंट करें। यदि आप किसी विभाग को सुनना चाहते हैं साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी प्रॉब्लम है। अगर किसी शिक्षा जगत में या किसी भी प्रोफेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कैसे आगे बढ़े, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा आपके समक्ष में उन समस्याओं का हल निकालने का, ऐसे लोगों से प्रस्तुत करूंगा मिलवाने का, जिससे आप उससे प्रेरित हो सके, समझ सकें। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं हमारे आज के प्रेरणा स्रोत, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर राजीव राम निषाद सर। सॉरी। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं आज के हमारे महान व्यक्तित्व, ग्रेट लीडर डॉक्टर राजीव राम निषाद सर। आइए सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। जी सर। सर, आपसे आज कुछ बातचीत करेंगे हम लोग। शिक्षा के दीवाने के चैनल का एक मकसद है, एक टारगेट है सर की लोगों के समस्याओं को दूर करना। कोई आगे बढ़ रहा है जीवन में तो वो यहाँ से सीख करके और इम्प्रूव करे। तो सर, इसी श्रृंखला में आज हम लोग आपसे बातचीत करेंगे, सीखेंगे कुछ। तो सर, सबसे पहले सर हम लोग जानना चाहेंगे कि आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं जी, तो आपका यहाँ तक के आपके शिक्षा दीक्षा का कैसे प्रारंभिक से लेकर अभी तक का हुआ, इस पे थोड़ा सूक्ष्म प्रकाश पड़ जाए सर। जी जी। सबसे पहले तो सर मैं अपना थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर राजीव राम निषाद है जी जी, और मैं रहने वाला यहीं पे ग्राम कौआ भारी है जी, वहीं का मैं मूल निवासी हूँ जी सर। यहीं पे मेरे बाबा और मम्मी पापा रहते थे जी। मैंने प्राइमरी 1 से 5 तक का जो प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल होता है जी सर, मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया है 5 तक का जी जी। और 5 के बाद में जब मैं पास हुआ तो 6, 7, 8, 9, 10 अच्छा, ये जो है हमारा नवयुग इंटर कॉलेज है मीनपुरवा में जी जी, जिसको लोग भगड़िया इंटर कॉलेज के नाम से भी जानते हैं सर जी जी। तो मैंने वहाँ पे हाई स्कूल किया जी। हाई स्कूल में जब मैं था जी तो 1 साल में फेल हो गया। अच्छा जी। अरे, उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी जी सर, और मैं फेल हुआ। तो किस सन की बात होगी सर? ये मतलब सन मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये हुआ कि गांव के लड़कों ने हमें बताया कि ये पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, ये हाई स्कूल कोई पास नहीं होता है और इससे अच्छा है कि चलो मुंबई कमा के लाते हैं क्या। तो घर के हालात भी हमारे इतने मतलब कि ऐसे थे कि हमारे पिताजी मछली बेचते थे गांव गांव, जैसे कि होता ना साइकिल पे लाद के बांध करके ले जाते जी, तो बेचने जाते थे। तो कष्ट होता था। हाई स्कूल में इतनी मैच्योरिटी थी कि पिताजी बारिश हो रही है फिर भी लाद लिए 6 बजे सुबह, 7 बजे खाना बनेगा लोगों का, सब्जी लेंगे। तो ये हुआ कि नहीं तो चलो पैसा ही तो कमाना है, चलो पैसा कमा लाते हैं। तो मैं सबसे पहले मुंबई गया कमाने। अच्छा। तो मुंबई मैंने एक मसाले की फैक्ट्री में मैंने काम किया। तो वहां पे मैं देखता था कि 24 घंटे में काम करता था तो 80 रुपए मुझे मिलते थे 24 घंटे जी जी। 24 घंटे के 80 रुपए, मतलब उस समय मैं छोटा भी था जी, तो बहुत हल्का काम मतलब वहां पे दिया गया जी जी। तो ये होता था कि महीने में 15 दिन या 20 दिन में काम कर लेता था तो 1000-2000 रुपए कमा लेता था जी। फिर ये हुआ कि इतना काम करने के बावजूद भी वहाँ का जो मालिक था, जो सेठ था जी, वो हम लोगों को बड़ा मतलब यूपी बिहार वालों को जैसे होता है ना महाराष्ट्र में जी जी, सब बहुत गंदी नजर से देखा दृष्टि से देखा। तो फिर वो गाली दे दे करके बात करते थे और वो सब अच्छा नहीं लगा हमको। थोड़ा सा लगा कि हम पढ़ करके इतना बढ़िया पढ़ रहे थे, आ गए यहाँ पे जी, और इस तरीके से यहाँ की लाइफ है लोगों की, ये बाहर जो लोग आते हैं जी, इनको इतनी दुर्दशा यहाँ पे करते हैं लोग। और ये लोग वहां पे जाते हैं तो बच्चों को गलत तरीके से मोटिवेट कर देते हैं। जाते वक्त बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, बढ़िया मोबाइल ले लेंगे, बढ़िया
और इसके बाद वहाँ के लड़कों को भड़का देते हैं। तो उसी तरीके से मैं भड़काए में आके चला गया। जब वहाँ की लाइफ देखा कि इतना ज्यादा मच्छर हमको वहाँ पे काटे, मलेरिया हो गया, फिर एक चीज समझ में आया कि हम नौकरी किसी की भी करेंगे तो उतना मतलब कि हमारे पास आजादी नहीं रहेगी, हम वो जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो ये हुआ कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मतलब अगर नौकरी ना भी करना पड़े तो एक बेहतर जिंदगी जी जा सके, है ना सर। तो वहां पे हमने ये डिसाइड किया कि अब एक ऐसी प्रोफेशन है हमारे डॉक्टरी का, एमबीबीएस का, कि अगर हम ये कर लेते हैं तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलेगी हमको तो भी तब भी हम एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। तभी से हमारे अंदर एक सोच आया कि अब हमको एमबीबीएस करना है। अच्छा। फिर वहां से मैंने सेठ से कहा कि सर हमको किराया दे दीजिए और मैं घर जाऊंगा। अच्छा। जुलाई का महीना लगने वाला है और अब मैं जुलाई में पहले एडमिशन होता था, अब है ना सर, 2005-06 के आसपास में। तो मैं आया वहां से, फिर पापा से कहा, पापा से रिक्वेस्ट की तो बोले यार कि अब तो सब भूल गए होगे, अब क्या करोगे पढ़ाई लिखाई करके। तो फिर काफी मैंने रिक्वेस्ट किया तो पापा जी फिर से नाम मेरा लिखा दिए। तो मैंने इंटर हाई स्कूल वहां फिर पास हो गया बगड़िया से। फिर मैंने इंटर जो है यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है श्री शंकर इंटर कॉलेज नलखारे में जी। तो वहां पे हमारा मतलब मैंने एक अपना गोल सेट कर दिया मुंबई में जाकर के कि हमको डॉक्टर ही बनना है। अच्छा। तो मैं जब नवयुग में जब नाम लिखाने गया तब वहां पे साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी। अच्छा। तो मैंने जाके क्लास टीचर से कहा कि सर मुझे एमबीबीएस करना है तो मैं कैसे मतलब कि करूं उसको। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे साइंस पढ़ाई जाती है वहां पे आप जाइए, यहाँ पे तो आर्ट ही सब लोगों को पढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा सर आप मेरी टीसी निकाल दीजिए। अच्छा। और वही मैं जाऊंगा जहाँ पे साइंस पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ शंकर इंटर कॉलेज में आया। तो यहाँ पे सीटें फुल हो चुकी थी। अच्छा। सीटें फुल थी तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि भाई नाम तो नहीं लिखा जाएगा, सीट फुल हो गई है। तो हमने हमारे गांव के वहां पे टीचर थे, सक्सेना सर थे, श्रीवास्तव जी थे, हमारे गांव में खेती थी उनको, तो मैंने उनसे जाके मिला। अच्छा। तो उनको जो है मैंने थोड़ा सा ये कहा कि सर हमारा नाम लिखवा दीजिए और घर में घी है तो सर हम आपको खिला देंगे। तो सर ने हमारा जो है नाम लिखवा दिया वहां पे। अच्छा। और फिर जब मैं वहां पे गया तो वो टीचर कहे, प्रिंसिपल सर जगदीश प्रसाद गुप्ता थे, उन्होंने कहा कि भाई साइंस की तो सीटें फुल हो गई हैं और आप जो है आर्ट में एडमिशन ले लो। जी जी। तो मैंने कहा सर मुझे एमबीबीएस करना है। अच्छा। और मुझे आर्ट नहीं पढ़ना है। गोल पहले से सेट था? गोल पहले से ही सेट था। जी जी। तो मतलब ये था, उन्होंने कहा कि ये तो लड़का मुझे पागल लग रहा है, ये तो यहाँ पे लोग पढ़ के फार्मासिस्ट नहीं हो पा रहे हैं और ये डायरेक्ट कह रहा है कि मुझे एमबीबीएस बनना है। जी। बोले कि ठीक है अपने पापा को लेकर के आओ तो फिर मैं कर लूंगा एडमिशन। जी। तो मैं पापा को ले गया तो पापा मेरे बताए, तो वो पूछे कि लड़का सपने तो बहुत बड़े देख रहा है लेकिन आपको तो देख के लग रहा है भाई मछली बेच के कैसे आप इसको बना पाओगे एमबीबीएस। तो पापा मेरे कहे कि सर अब क्या बताइए, जब से मुंबई से आया तब से एक रट लगाया है कि एमबीबीएस करेंगे और पैसा इतना कमाएंगे। पापा उस समय पापा से कहते कि पैसे भुसैले में रखेंगे, मतलब इतना ज्यादा कमाना है। तो ये था कि उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो एडमिशन मेरा हो गया। जी। और एडमिशन जब हो गया तो मैं बढ़िया नंबर से पास हो गया, मेहनत करके पढ़ाई किया। जी जी। तो मैं जब इंटर में था तभी जब लैब में हम जाते थे, साइंस के लैब में हमारे सर जी उसमें बहुत अच्छे लोग, अभी भी अच्छे हैं सर हमारे, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के। जी जी। तो लैब कराते थे तो मैं डिसेक्शन बॉक्स मतलब ले करके जाता था। मतलब एकदम फीलिंग में जस्ट लाइक डॉक्टर की तरह जाता था, उसको ले करके एकदम कि आज मैं मेडक को करूंगा और मैं मोनोकाट को काटूंगा, डाई काट सब खेत से लेके आता था। फिर एकदम जैसे करते हैं डॉक्टर लोग उसी स्टाइल में करता था। स्टेथो वगैरह तभी ले लिया था इंटर में कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, गोल एकदम सेट था। तो ये हुआ कि मैं वहां से पास हुआ। फिर मैं लखनऊ गया तो इतना ज्यादा कोचिंग की उस समय फीस थी, मैं सबसे पहले एसकेडी गया। अच्छा। तो वहां पे मुझसे उस समय 40,000 मांगे गए। अच्छा। एक साल का चारों सब्जेक्ट का। तो पापा से बोला तो बोले कि यार मेरे पास तो इतनी जमीन भी नहीं है कि मैं बेच करके तुझे दे दूं, ऐसा करो वहां से चले आओ, यहाँ पहले बीएससी कर लो आप रह करके, सब लोग करते हैं। अच्छा। थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, इसके बाद में अपना चले जाना। जी। तो मैं जो है वहां से आया, फिर चला गया यही डिग्री कॉलेज अपने बहराइच। जी। वहां पे मैंने बीएससी के लिए एडमिशन लिया। जी। और फिर वहां पे मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हो गया।
अच्छा, इसलिए कि मैं बीएससी वाला सिलेबस नहीं पढ़ता था, वो कार की एक गाइड आती थी सीपीएमटी की, तो मैं वो हमेशा लगाया करता था कि मुझे तो सीपीएमटी का ही देना है। बीएससी तो पापा को जैसे कि संतुष्ट करने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो नया सिलेबस हो गया, नया सिलेबस हो गया जी। तो मैं जब फेल हो गया तो मैंने पापा से मतलब कि बहाने बताए कि यहाँ जब तक कोचिंग नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये लोग पास नहीं करेंगे। अच्छा, और कोचिंग में जब हम इतना देंगे, इससे अच्छा है कि हम लखनऊ में ही दे करके तैयारी करें। जी सर। तो पापा जी को कहे कि चलो भाई ठीक है, तो उन्होंने जैसे हमारे पास था वो थ्रेसर और इंजन था, अच्छा, कारखाना था, तो पिताजी ने मेरा बेच दिया उसको पूरा एकदम। अच्छा, हाँ, बेच करके फिर हमको पैसे दिए तो लखनऊ हम गए। अच्छा, फिर वहां पे मैंने 7 और 8 में 6, 7, 8 मतलब 3 साल तैयारी किया जी। फिर मैंने पापा के प्रेशर से मैंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया। अच्छा। फिर अंदर तो यही था कि गोल सेट का था कि एमबीबीएस करना है जी जी। लेकिन अब घर वालों को भी लेके चलना था कि भाई खर्चा लगा रहे हैं तो उनकी भी माननी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो बीएमएस ही ले लो, हम लोग छोटे लोग हैं, ठीक है, हम लोग के लिए बहुत है इतनी बड़ी चीज। तो गवर्नमेंट कॉलेज हमको ये आरएसी मिला, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अच्छा, लखनऊ। फिर मैंने ले लिया और मैं अपनी तैयारी जारी रखा, अच्छा, सीपीएमटी वाली जी जी। और फिर मेरे लास्टली जा करके मैं एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिला जी, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। क्या बात है। तो मैंने वहां से एमबीबीएस किया। ग्रेट सर। और एमबीबीएस किया सर, एमबीबीएस के दौरान मेरे बड़े भैया बीमार हो गए। अच्छा। उनको जो है टीबी हो गई, पॉट स्पाइन की डिजीज हो गई। तो हम उस समय भी इतना पैसा नहीं था भाई, हम किसी तरीके से हमारा काम चलता था जी जी। तो भैया को हम आए, अपने बड़े भैया को फिर अपने ही मेडिकल कॉलेज लेके चले गए वहां पे। अच्छा। बाई ट्रेन कि वहीं इलाज कराएंगे, यहाँ पे जब पापा दे सकते हैं ना, हमारे पास इतना पैसा है जी। तो ले करके जब गए तो ये हमारे, जब रात को मैं सोता था तो यही सोचता था कि हमारे ननपारे में या हमारी एरिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे हम गरीब लोग वहां पे इलाज करा पाए जी जी। तो मेरे विचार आया कि मैं जब एमबीबीएस करके कंप्लीट कर लूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल डालूंगा अपने ननपारे में जी। तो ये हुआ कि भैया को मैं इलाज कराया, वो सही हुए, फिर मेरी जो है पोस्टिंग हुई और आज मैं ननपारे में हूँ जी सर। और ननपारे में मेरा बढ़िया अच्छा खासा हॉस्पिटल चल रहा है जी सर, नवजीवन हॉस्पिटल ननपारे में जी। ये रहा हमारा शिक्षा का जर्नी सर। धन्यवाद सर। सर इसमें एक सवाल आता है कि जिस तरह से आप हाई स्कूल क्यूट करके मुंबई चले गए, उस दौरान से फिर वहां पे जब आपको वहां का माहौल मिला जो इतना टॉर्चर का, इतना दुख भरी था, तो आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे एमबीबीएस करना है तो ये, और उसके बाद आप हमेशा वो फील करते थे, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आ गया था और वो चीजें आज प्रत्यक्ष दिख रही हैं? जैसे उस समय आपने सोचा कि नानपारा में हॉस्पिटल होना चाहिए, आज है। आपने उस समय सोचा एमबीबीएस मुझे डॉक्टर बनना है, आज आप हैं। तो ये सारी चीजें आज प्रत्यक्ष रूप में है, तो वो कॉन्फिडेंट कैसे बन रहा था? जैसे लोग कहते हैं अरे कल को कहे थे आज नहीं हो पाया तो क्या हुआ, लेकिन आपने उस पकड़ को कैसे मजबूती से पकड़े रखा था? जी सर, उस समय मेरे फादर जो है तालाब पे जब मछली लेने जाते थे बेचने के लिए, तो वहां पे नर्सरी भी होती थी जहाँ पे बच्चे बनाए जाते थे। तो वहां पे क्या था कि वेटनरी के डॉक्टर आते थे, तो मेरे पिताजी मुझसे जिक्र करते थे कि ये डॉक्टर यार 1 घंटे के लिए आता है और ठेकेदार मेरे कहते हैं कि मैं इसको 50,000 60,000 इसको देता हूँ, 1 घंटे के लिए आता है, कुछ करता नहीं। हाँ, कि कुछ करता नहीं, खाली ये बताता है कि ये बच्चे उधर कर दो और वो बच्चे उधर कर दो और ये हार्मोन यहाँ डाल दो जी जी। तो पढ़ाई का इतना इंपॉर्टेंस, हम लोग दिन भर मछली बेचते हैं तो 50 या 100 रुपए कलेक्ट कर पाते हैं और ये 1 घंटे में ठेकेदार कहते थे कि आज तो 70,000। बड़कन्ने हमारे पापा को बोलते थे, भाइयों में सबसे बड़े थे जी सर। तो बड़कन्ने 1 घंटे के लिए आए और ये 70,000 रुपए लेके चले गए जी। तो वो जब हमसे जिक्र करते थे तो मैं कहता कुछ नहीं था, अच्छा, लेकिन मुझे एक एनर्जी मिलती थी कि यार डॉक्टर इतना बड़ा होता है, इतना कीमती होता है कि वो 1 घंटे में 70,000 कमा लेता है। मतलब तो वो जब चर्चा करते थे तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता था कि मैं भी अगर डॉक्टर बन गया तो मैं भी 70-80 हजार रुपए घंटे में कमा सकता हूँ। मतलब आप अपने जो ड्रीम को आपने जन्म दे दिया था अपने हृदय में, उसको आप खुराक दे लेते थे वहां पे कि भाई ताजा हो जाओ, और वो चीजें सर वाकई सर आपने वो चीजें प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाया। अगला सवाल सर आता है कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में भी है, नवजीवन
हॉस्पिटल भी आपके पास, ड्रीम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी है आपके पास। तो ये सारी चीजें आपके पास एक्स्ट्रा जॉब के साथ साथ ये अतिरिक्त खोलने का क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजें? सर देखिए, मैंने बताया हॉस्पिटल खोलने का यही था कि मेरे भैया जो बीमार थे जी, तो मैं उनको सीधे झांसी लेकर के गया। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जानता था कि मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी नहीं है कि उनको मैं कहीं इलाज करा पाऊँ। तो गवर्नमेंट में जानता था कि गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारा है वहाँ पे टीबी का इलाज बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो मैं ले गया। और इसके बाद में जो स्कूल खोलने की बात आई तो मेरे बच्चे जो है, मैंने जब मेरे बच्चे हुए 2014 में, अच्छा, जब बड़े हुए तो मैंने यही ननपारे में जो महंगे स्कूल है उसमें एडमिशन कराया। सारे मम्मी पापा का ख्वाब होता है कि जो मैंने झेला है वो मेरे बच्चे ना झेले। तो मैंने ये किया कि अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। फिर मुझे यहाँ से दिल से एहसास हुआ कि ये स्कूल जो है ये गरीब लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे सब लोग नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पे हमारे जैसे डॉक्टर और इंजीनियर ही पढ़ा पाएंगे। तो क्यों ना हम एक स्कूल ऐसा बना दें जहाँ पे गांव के लोग उसमें पढ़ा पाए, मतलब गांव के बच्चे उसमें पढ़े। तो उस समय कोविड लगा हुआ था। और कोविड ये कह लीजिए हम लोगों के लिए या किसी के लिए जैसा भी होता है, किसी की समस्या किसी का फायदा कराती है। उस समय हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन डॉक्टर लोगों के लिए कह लीजिए एक पैसे कमाने का एक स्रोत या जो भी था कि मतलब पेशेंट बढ़ गए और लोग डरे हुए थे। तो लोग मतलब जो छोटे डॉक्टर थे वो लोग एडमिट नहीं करते थे। तो हम लोगों का ये भी था कि भाई एडमिट नहीं करेंगे तो जाएगा कहाँ बंदा, कहीं ना कहीं तो उसको जाने हैं। तो ये था कि मतलब कि हमारी जो टीम थी तो मतलब ये था कि हम लोग बेहतर किए और थोड़ा पैसे कलेक्ट किए। तो ये हुआ कि लोगों ने कहा कि नर्सिंग होम खोलते हैं। तो हमने कहा यार नर्सिंग होम खोल के तो हम खाली पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम जिस समाज से पैसा कमाए हैं उसको रिटर्न में हम क्या देंगे। क्या बात है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना स्कूल खोलें। तो लोगों ने कहा कि स्कूल खोलना है सर तो आप ननपारे या बहराइच में खोलिए, यहाँ पे लोग पैसे देंगे, गांव में तो कोई पैसा दे नहीं पाएगा। तो हम कहे यार मान लो हम कम रखे 100-200 रुपए फीस रखेंगे तो दे लेंगे। तो बोले हाँ इतना एफर्ट कर सकते हैं। तो मैंने फिर डिसीजन लिया। मेरी जमीन है यहाँ पे ननपारे में बाईपास पे। टारगेट यही था कि यहाँ पे हॉस्पिटल खोलना है या बड़ा सा स्कूल पैरामेडिकल खोलना है। तो मैंने गांव में स्कूल डाला। और मैं जब बच्चे का एडमिशन कराने ले जा रहा था तो मेरे साथ में मेरा ड्राइवर था पवन, मेरा छोटा भाई लगता है। तो उसने कहा कि सर आपके बच्चे तो यहाँ पढ़ेंगे और मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। क्या बात है सर, आप तो सर यहाँ पे जैसे 36-38 हजार रुपए लगा था टोटल 3 बच्चों का। तो बोला कि सर हम तो मतलब आपकी गाड़ी चलाते हैं, आप 9-10 हजार देते हो, मैं कहाँ से पढ़ा पाऊंगा। तो उसकी बात मुझे हर्ट कर गई। तो मैं कहा पवन अब वहीं पे बनाएंगे जहाँ पे हम लोगों का घर है, वहीं पे मेरा बच्चा पढ़ेगा और वहीं पे तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा। क्या बात है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया। फिर पूरा एक ही साल में स्कूल बना करके कंप्लीट कर दिए, प्रिंसिपल रख दिए, टीचर नियुक्त कर दिए। और सर ऊपर वाले की मेहरबानी है कि इस समय नियर अबाउट 600 बच्चे लगभग है। और एनसीईआरटी जो हम लोग जैसे तैयारी करने जब गए नीट की तैयारी करने तो उसमें ये लगा कि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं है। भाई हम यूपी बोर्ड रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक, के.एन. शर्मा ये सब पढ़े हैं। वहाँ एनसीईआरटी दी गई तो बड़ी दिक्कतें होती थी। तो मैंने फिर अपने स्कूल में मोटिवेट किया लोगों को कि आप लोग जो आगे आपका बच्चा फेस करेगा वो चीज हम पहले से ही पकड़ा देते हैं। तो हमने एनसीईआरटी अपने स्कूल में लागू कर दिया। अच्छा, मतलब 5 to एबव सब एनसीईआरटी। और 1 से 5 तक का भी जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट की किताबें जो एनसीईआरटी वाली आती है 65 रुपए वाली, मैंने वही लगाया विदाउट कमीशन के। और ये भी मेरा लाइफ का फंडा रहा कि सर मैं मतलब विद्या समझ लीजिए या बुक समझ लीजिए, मैं उसका कमीशन नहीं खाऊंगा और दूसरा ब्लड का कमीशन नहीं खाऊंगा कभी भी लाइफ में। तो मैंने बुक का कमीशन छोड़ा, वहां पे एनसीईआरटी लगा दिया गवर्नमेंट की किताब। तो लोगों को बहुत मतलब इजीली और बहुत आसानी से लोग एडमिशन कराए और पढ़ाए। और हम भी पढ़ाने भी जाते हैं सर वहाँ पे 1 घंटे में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मैं अपने स्कूल में पर डे मतलब जो है साइंस भी पढ़ाता हूँ सर बच्चों को। और मुझे लगता है कि मैं सबसे बेस्ट मेरा समय वही होता है। बिल्कुल सर, इतनी बड़ी दरिया दिली आपकी है, नेक दिल सर, जो है कि ये सोच ही आपके अंदर ये आया कहीं ना कहीं, ये कहीं प्रकृति का आपके प्रति इस तरह से जो है कि जो आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा, और ये बनी रहे ताकि बहुत सारे लोगों के जीवन आपके द्वारा बहुत सुधार और शिक्षा सेवा सब कुछ मिलने वाला है।
सर एक सवाल और आता है कि जैसे आज के समय में एक सुझाव आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसे किसी के घर में कोई बहुत बीमार हो गया, कोई गंभीर बीमारी से जी अंदरूनी, और उसके पास कोई पैसा नहीं है, क्या वो भी सोच सकता है कि हम भी इलाज करा सकते हैं? जी जी बिल्कुल तो करा उसके सकता क्या है क्या जो है कि सर। देखिए मैं तो हमेशा एडवर्टाइज करता हूँ जी सर, और मैं हमेशा यहाँ पे कैंप भी लगाता हूँ। मैं लगभग मतलब देखो, जो बीमारी का हम यहाँ पे ननपारे में नहीं कर सकते हैं, उनका हम लोगों ने लखनऊ से टाई अप किया है। जैसे ये कटे फटे किसी का ओट हो, जन्मजात प्लास्टिक सर्जरी करानी हो, तो प्लास्टिक सर्जरी में बहुत महंगी सर्जरी होती है। तो हम लोगों ने सिक्स हॉस्पिटल जो लखनऊ है उससे टाई अप करके 6 महीने पे जितने भी एरिया के इस तरह के लोग होते हैं सबको बुला लेते हैं, और फिर बस आती है वहां से, फिर वहां पे भेज करके फ्री आप कास्ट करा देते हैं। और जो मान लीजिए गंभीर बीमारी है और जानते हैं कि ये पे नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग आयुष्मान भारत जो अपने प्रधानमंत्री जी का जो चल रहा है 5 लाख तक का, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे बहराइच में अगर कोई है आयुष्मान के तहत तो हम वहां रिफर कर देते हैं, नहीं तो फिर हम गवर्नमेंट में करा देते हैं, या फिर जैसे जो प्राइवेट सेक्टर में जो अपना आयुष्मान भारत लिए हैं हम वहां पे भेज के उन लोगों का इलाज करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भर्ती कर ले फिर कहें कि नहीं आप खेत बेच के दीजिए, ये सब सर नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि सर मैंने जो है गरीबी बहुत नजदीक से देखी है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो मैं ऐसे लोगों को अच्छी जगह पे भेजता हूँ। मैं ये हमेशा कहता हूँ किसी को कोई दिक्कत हो, पैसे नहीं है तब भी आप आइए, गलत एडवाइस नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी। अच्छा सर, आप जो है कि स्पोर्ट में भी आप रुचि रखते हैं जी, खेल जगत में भी जी, तो इसमें आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज के देखें तो बहुत सारे विद्यालय में, बहुत सारे क्षेत्रों में भी खेल का स्तर बड़ा नीचे चलता चला रहा है, और अलग अलग डिजिटल गेम खेलते हैं लोग फोन पे। ये हरी पत्ती है तो ये पता नहीं कौन फायरिंग, फ्री फायरिंग। तो सर इस पे थोड़ा सा युवाओं को। सर देखिए, जब मैं एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया तो हर प्रोफेशनल कॉलेज में जो है मैं बच्चों को इसीलिए मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग मेहनत करके एक अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। मैं जब एडमिशन लिया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, तो वहाँ स्पोर्ट होता है सर 1 महीने का। अच्छा। तो स्पोर्ट होता है तो उसमें हमारे फर्स्ट ईयर में हमारे सीनियर लोग हमको सिखाते हैं पहले कि भाई कैसे बैट पकड़ना है, कैसे वॉलीबॉल मारना है। तो हमारे उस समय स्पोर्ट के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने देखा कि इसका हाथ वॉलीबॉल पे बढ़िया लग रहा है। अच्छा। बच्चे का मेरा हाथ सब थोड़ा सा टेढ़ा है, ये देखिए है ना, तो ये हाथ बढ़िया लगता था। तो मुझे मतलब वहां पे वॉलीबॉल का कैप्टन बना दिया गया। अच्छा। है ना, तो मतलब कि वॉलीबॉल का कैप्टन बनाया गया, फिर मुझे ट्रेंड किया गया, तो हम लोग दिल्ली एम्स भी खेलने गए। अच्छा। और वहां पे भी हम लोग राजस्थान से हम लोगों को जो है भिड़ा दिया गया। पहला मैच से हम लोग जीत भी गए। अच्छा। तो मेरा मानना है कि सर कोई भी आदमी हो, अगर उसको ट्रेंड किया जाए और उसको उस तरह से डायरेक्शन दिया जाए तो वो हर काम कर सकता है। है ना सर। और देखिए, जो हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो हमारे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनका यही मेन मोटो होता है कि जो भी वहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिट रहे, फिजिकली सर फिट रहे। फिट देखिए सर, बहुत ऐसी बीमारी है जो सीडेंटरी लाइफ की वजह से होती है। बैठे बैठे जिंदगी काटने से, बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हो, बैठे बैठे ऑफिस में काम कर रहे हो, इस तरह से भी बहुत बीमारी होती है। क्रोनिक डिसऑर्डर सर जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ये रहता है कि सर वहां जब हमारी दिलचस्पी स्पोर्ट के प्रति हो जाती है डॉक्टरों की, तो जैसे कोई अगर आउटडोर नहीं जा पा रहा है तो 1 घंटे दौड़ ही लेता है सर ग्राउंड में जाकर के, या कोई गेम चल रहा है तो वहां इतना बढ़िया रहता है, सीनियर जूनियर का गाड़ी रोक के 10 मिनट 15 मिनट आगे खेल लिए, तो उसमें ये होता है कि आदमी एकदम फिजिकली फिट रहता है। तो ये रहता है कि हम नवयुवक जो हमारे हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी ये मोबाइल और ये सारी चीजें देख रहे हो ना, ये एक तो फिजिकली आप वीक ही हो रहे हो, आपकी जो मांसपेशियां, हड्डी, ज्वाइंट ये तो कमजोर ही हो रहे हैं, प्लस इसके बाद में आपका जो ये डिसबैलेंस हो रहा है, जो इसकी रेज है इस पे पड़ रही है, आंखों को जो डैमेज कर रही हैं, ब्रेन पे जो असर डाल रही है, ये भी एक बहुत बेकार चीज है कह लीजिए। तो आप मोबाइल उतना यूज करें तो जितना आपकी जरूरत हो। बहुत ज्यादा गेम खेलना है तो मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा कि बच्चा अगर आपको गलत गेम खेलता है तो उसको ये मत कहिए कि आप गेम ना खेलो, वो गेम खेले लेकिन उसको अच्छा गेम
पकड़ा दीजिए। जैसे मैं स्कूल चलाता हूँ तो जो बच्चे में गोली खेलते हैं तो मैं कहता हूँ तुमको मैं खेलना ही रोकूंगा, खेलो, अच्छा। लेकिन मेरे बैट और बॉल के साथ खेलो। हाँ, आप कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सर गांव में ये बच्चा टिक्का खेलता है, मतलब पत्ते खेलता है। तो मैं कहता हूँ कि आप 2 घंटे नहीं 4 घंटे खेलो, ये फुटबॉल ले लो और 4 घंटे खेल करके दिखा दो, मैं तुमको ये इनाम दूंगा। मतलब गेम खेलिए लेकिन उनका ट्रैक चेंज कर दीजिए, मतलब थोड़ा मतलब उनको फिजिकली स्ट्रांग करिए, उनको आउटडोर में लेकर के आइए, है ना। तो हमारे गार्जियन क्या होता है कि कभी कभी जैसे बच्चा खेलता है तो बस बंद करिए, हटाइए, ये चीज बेकार है, लेकिन वो हटा दे तो क्या करे, फिर क्या करे वो बच्चा, करे क्या करे, रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। तो रिक्त ना करिए, उसको एक सब्स्टिट्यूट दीजिए और जब बच्चे को उसमें मजा आने लगेगा तो फिर ऑटोमेटिक खेलने लगेगा। जी सर। तो हम तो स्कूल में मतलब 1 घंटे बच्चों के साथ में वॉलीबॉल खेलते भी हैं। जब उधर से निकलेंगे तो हो जाता है बच्चों का इंटरवल लगभग, तो उसमें बच्चे अपनी टीम आ जाती है तो थोड़ा खेल लेते हैं बच्चों के साथ में। अच्छा सर, एक सवाल आता है कि जिस तरह से ये जो सफलता आज आपके पास है, जो अचीवमेंट है, जी जी, समाज का भी बहुत सारा प्रेम आपसे जुड़ा हुआ है और हर तरफ जो है कि आपका जो है कि नाम सुनने को भी मिलता है। तो और ये जो सफलता आपके पास है, इसमें सर एक सवाल आता है कि आपके परिवार का क्या योगदान रहा। जैसे पिताजी का तो नाम आपने बार बार लिया, जी, और भी जैसे मैरिज होने के बाद मैडम का, इस तरह से कुछ इस पे प्रकाश डालें। देखिए सर, एक सफल इंसान के पीछे ना, जी सर, एक जो चाय बनाता है और मतलब हर इंसान का मतलब नेचर की हर चीज का रोल होता है, ये पूरा ब्रह्मांड उसके पीछे होता है, तभी वो जाकर के आदमी सफल होता है सर। घर वाले जो हमारे होते हैं वो बैकबोन होते हैं सर। जैसे हमारी शरीर है, इसमें से अगर रीढ़ की हड्डी निकाल दिया जाए जो बैकबोन है, तो फिर बेकार हो जाएगी, लेकिन वो बैकबोन जो है हाथ पैर के बगैर भी नहीं चल पाएगी। हाथ पैर आंख नाक कान भी होने चाहिए। तो हमारा जो परिवार, जो हमारे मम्मी पापा थे, हमारे बड़े भैया लोग थे, वो लोग भी मतलब पापा के साथ में मछली ही मारते थे भाई। हम लोग निषाद है तो कोई प्रोफेशन दिखता नहीं था, तो चलो 2 रुपए इसी से मारो बेचो। तो वो लोग भी, लेकिन कॉपरेट हमारा बहुत किए वो लोग। हाँ, ये मैं कहूंगा, मैं अपने घर वालों का इसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और हूँ भी। आज भी मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं, चाहे मेरे हों, चाहे भैया के हों, चाहे परिवार के हों, मैंने स्कूल बना ही दिया है। और मेरे 2 भतीजे और डॉक्टर हैं, वो लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, मैंने दे करके मतलब एडमिशन भी करा दिया है। अच्छा, तो जिस तरह से मेरे पीछे उन लोगों ने किया है, तो मैं उन लोगों के लिए भी करता हूँ। और समाज, जैसे कुछ किलेंजर कंडक्टर होते थे, बस वाले, जो हम लोगों को लाते ले जाते थे इस रोड पे, है ना सर। जब हॉस्टल में रहते थे तो चाय वाला चाय पिलाता था, कुछ लोग कपड़े धोते थे। डॉक्टर जब हो गए वहां पे करने, तो मुझे लगता है कि सब लोगों का अहम रोल होता है। और इसलिए जब आप एक सफल इंसान बन जाए तो समाज के लिए जरूर आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए सर। आप अपने लिए तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन जरा इमेजिन करिए कि आपको उस स्टेज तक ले जाने के लिए गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा, है ना। भाई गवर्नमेंट अगर वो संस्था ना देती तो आप कहाँ से हो जाते। तो बहुत लोग तो होता है कि गवर्नमेंट की बहुत लोग बुराई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब बेकार की चीजें हैं। सबका रोल होता है और मेरा मानना है अगर आप सफल हो जाते हैं तो सभी का ध्यान में रख करके ही आप अपना जीवन जो है चलाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। जैसे आप इस बात में थोड़ा सा ऐड करें सर आपकी बातों में, जैसे आपने कहा कि कपड़े धोने वाले ने कपड़े नहीं धो दिया, तो अगर टाइम पे वो कपड़ा नहीं धोता, रिक्शे वाले ने हमें समय से हमारे सेंटर पे नहीं पहुंचाता, तो ये जो दृष्टिकोण आपकी जो मानवता के प्रति है सर, बहुत महान है। अगला सवाल करते हैं, एक सवाल और, कि जैसे अधिकतर हॉस्पिटल में देखा जाए, मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, आज भी बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं सुना जाता है तो उसकी चर्चा है कि सर बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं कि बोलते हैं कि वहां बताया कुछ और गया और हुआ कुछ और हमारे साथ। वहां पे जो ट्रीटमेंट बताई गई उसके साथ हमारा जो पेमेंट का तालमेल था वो भी अच्छा नहीं हुआ, चाहे वहां का जो मतलब डिस्पेंसरी का जो था वो भी अच्छा नहीं रहा। तो जैसे आपके जो नवजीवन अस्पताल है सर जी, तो इसका क्या माहौल है। वैसे तो आपके आज के एपिसोड से वो जान गए होंगे कि उसको ये सवाल तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक सूक्ष्म। जी देखिए सर, मैं ये सब इसलिए कर पाता हूँ
कि मैं जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे बिल गेट्स हैं, अंबानी जी हैं, इन लोगों का स्टेटमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो इन लोगों की कुछ चीजें बहुत इफेक्टिव बोल देते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था कि दुनिया में एक भी बेईमान नहीं है जो करोड़पति हो, ठीक है। मतलब जो बेईमानी करके मिलेनियर बिलेनियर बन गया हो, ऐसा कोई नहीं है, है ना सर। सबका सिस्टम है और सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जिसने किया है उसी का आज सिस्टम है और वही आज टॉप पे है ना सर। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास मरीज आते हैं, हर कमरे में उस कमरे का रेट लिखा हुआ है, रिसेप्शन पे लिखा हुआ है कि नर्सिंग फीस इतनी लगेगी, डॉक्टर की फीस इतनी लगेगी, बेड का इतना लगेगा, इमरजेंसी का इतना लगेगा, सब जगह पे चिपका दिए हैं एकदम। अब इसके बाद में मान लो कोई मरीज गरीब आ गया जो इतना एफर्ट नहीं कर सकता है, तो उसको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि भैया जैसे हमारा 1300 रुपए 24 घंटे का चार्ज है हॉस्पिटल का, तो आपका हम 1000 ले लेंगे। किसी ने कह दिया कि सर हम बहुत गरीब हैं, उतना भी नहीं दे पाएंगे, तो चलो ठीक है आप 500 हमको दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। दवा जैसे कि वो दवा अगर भी मरीज ले रहा है तो हमारा कुछ जा नहीं रहा है, दवा से भी हमको 10-20% फायदा हो जाएगा, तो हम तो रिलैक्स कर देते हैं। और यही कारण है कि अपना हॉस्पिटल जो है बढ़िया चलता है, मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और फिर हम लोग डॉक्टर हैं तो सामने वाले को जान भी जाते हैं कि ये क्या पे कर पाएंगे, है कि नहीं। तो होता है उस हिसाब से हम लोग डील कर लेते हैं। बाकी मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा आदमी आ गया तो 1300 का चार्ज आप 13,000 कर दिए, ये सब नहीं है। हम लोग एकदम बकायदा बता देते हैं। जब फाइल एडमिट होती है तो हमारे डॉक्टर साहब है, मैनेजर साहब है, इनको बता देते हैं कि आप पहले समझा दीजिए कि इतना इतना ये चार्ज लगेगा, फिर आप एडमिट होइए, बाद में कोई दिक्कत ना हो आपको। जो दिक्कत हो पहले डिस्कस कर लिया। देखा गया है कि कहीं अभी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है लेकिन लगा देते हैं, ये सब गलत, सब ये सारी चीजें, ये सब गलत चीजें हैं। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि जो लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ हॉस्पिटल चलाते हैं उन लोगों का हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चलता है। और बाकी इस तरह का जो लोग करते हैं, खोलते हैं, नॉन प्रोफेशनल, शुरुआत तो कर सकते हैं लेकिन बने नहीं रह सकते मार्केट में, कभी ना कभी उनको जाना है। तो ये चीजें है सर। जी। सर अब हम लोग अंतिम की तरफ ही चल रहे हैं जी। एक सवाल अगला आता है कि सर आप इतना बड़ा मैनेजमेंट को देख पा रहे हैं सर जी, तो ये इतना बड़ा मैनेजमेंट, जैसे इधर जॉब है, समाज है, विद्यालय भी है, आपका हॉस्पिटल भी है, इन सभी को मैनेजमेंट करने में आपका जो पोटेंशियल का जो स्रोत है सर, ये कहाँ से आता है? अकेले ऐसे कैसे कर पाते हैं सर? देखिए, आदमी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास एक बेहतरीन टीम होनी चाहिए। और उस टीम को मैनेज करने के लिए एक बहुत बेहतरीन लीडर चाहिए, है ना। तो मैं बेहतरीन लीडर कह लीजिए, बेहतरीन मैनेजमेंट कह लीजिए, मैं वो देखता हूँ। और मैं सारे काम नहीं करता हूँ। जैसे स्कूल मेरा है तो स्कूल पे मॉनिटरिंग मेरी है, वहां पे वाईफाई लगा है, और ये देखिए यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है। तो वहाँ की सारी चीजें हमारे ऑफिस में डिस्प्ले होती है। तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि सर तो हमको देख रहे हैं। और वहाँ पे मैंने अपने भाई जी को भी बैठा दिया है। अच्छा। मेरी मैम, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी मैं उनको ले जाके स्कूल में छोड़ देता हूँ कि आप खाली टहलो इसमें। मालिक टहलता रहेगा, लोग अपने आप काम करते रहेंगे बढ़िया से, है ना। तो वहां पे तो वो लोग मैनेज करते हैं। और यहाँ पे सर हमारे मैनेजर साहब हैं, इनको बैठा दिए हैं। और देखिए कोई भी चीज होता है ना, तो जब दोनों तरफ से आदमी ईमानदार हो और दोनों तरफ से हमदर्द रहे, वो हमारे लिए हमदर्द बने, हम उनके लिए हमदर्द बने, तो आदमी गलत करेगा ही नहीं। यहाँ पे कोई भी स्टाफ, हमारे पास कम से कम 100 लोग काम करते हैं, मतलब स्कूल और यहाँ पे मिला करके, सरकारी में हो चाहे यहाँ हो चाहे वहां पे हो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाए और अगर उसने डॉक्टर साहब को याद किया तो हम फिर जरूर मिलेंगे उसको। तो ये एहसास करा देते हैं कि भाई जैसे कि तुम्हारे हर प्रॉब्लम में हम आपके साथ हैं, तो आप हमारे साथ गलत नहीं करोगे। आपको लेना है ना, पैसे लेने हैं, बता के ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम बेईमानी करोगे तो कितना कर लोगे? 10-20 हजार कर लोगे। आप ईमानदारी से 10-20 लाख ले लो ना। हम हमेशा यही बताते हैं कि तुमको जैसे अगर मिठाई खाना है तो गुड़ काहे खा रहे हो भाई, रसगुल्ले खाओ ना, सोच अपनी बदलो। तो ये चीज होता है, आदमी को लगता है कि भाई हमारी सारी जरूरतें फुलफिल हो रही हैं, तो गड़बड़ करने की फिर क्या जरूरत है। ये चीज होता है सर। बहुत कुछ मिल रहा है इस एपिसोड में। सर एक सवाल, अगला सवाल आता है कि आपके जीवन का कोई ऐसा पेनफुल संघर्ष, ऐसा स्ट्रगल
जहां पे लोगों को लगता है कि एक आह निकल जाती है, वहां से लगता है कि अब इसके बाद सब कुछ खत्म दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसको आपने पार किया हो, तो उस मोमेंट को सर हम लोग जानना चाहेंगे। हमारा सबसे जो कठिन मोमेंट रहा जी, वो मेरा फाइनल ईयर एमबीबीएस और इंटर्नशिप जब मैं कर रहा था। अच्छा। फाइनल जब हो जाता है जी जी, तो फाइनल में जाते जाते घर वाले भी बेचारे थक जाते हैं, कुछ बचा नहीं था पापा के पास में कुछ बेच करके वो दे जी, तो बड़ा उस समय मेरा भतीजा भी तैयारी कर रहा था जी, तो मैं सोचा कि मैं रूम नहीं ले सकता था कहीं पे, सोचो दूसरे जगह, तो मैं अपने भतीजे को अपने साथ में रखा हुआ था। अच्छा। झांसी में जी जी, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम थी, पैसे एक भी नहीं हुआ करते थे। अच्छा। तो मैं वहां से सोचा कि इंटर्नशिप मैं यहाँ से करूंगा तो हो सकता है मैं एक भी पैसे ना कमा पाऊँ, लेकिन अगर इंटर्नशिप लखनऊ से करूंगा तो हो सकता है मैं ओपीडी इधर उधर करके मैं 100 200 400 कमा लूंगा जी जी। तो हालांकि जाहिर नहीं होने देता था कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग टाइम है, कर लेंगे, प्रोसेस है, प्रोसेस है। और जब भी कठिनाई आती है तो इसका मतलब है कुछ अच्छा होने वाला है जी। तो ये चीजें था कि हम जब इंटर्न कर रहे थे तो लखनऊ में अपना हमने वहां से ट्रांसफर करा लिया जी, झांसी से। तो बच्चा भी मेरा भतीजा मेरे साथ था और मेरे साथ में मेरे 2-3 मेरे मित्र थे, डॉक्टर पंकज यादव थे, डॉक्टर रोशन पटेल थे, चंद्रमोहन यादव थे, ये लोग, हम लोग 4 लोगों का अच्छा ग्रुप था। तो हम लोग सब साथ ही में आ गए लखनऊ। अच्छा। फिर ये लोग अपना कोचिंग करते थे, तैयारी करते थे, मैं संडे को सर ओपीडी करने आता था। अच्छा। ननपारे में, यहीं पे गुरगुट्टा गाँव है, तो वहीं पे मेरे मित्र थे राजकुमार गुप्ता जी, तो उनकी मेडिकल पे मैं ओपीडी करता था। तो उसमें जो सर 100-200 रुपए 300 रुपए किराए भाड़े के लिए और सब्जी के लिए हफ्ते भर का जैसे कि मिल जाता था वहां से सर। जैसे 10-20 मरीज आ गए जी, तो हम लोग 50 रुपए फीस रखे थे शुरुआत में गांव में जी, तो उसी से चलता था। लेकिन ये उम्मीद थी कि हम मेहनत कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग में कर रहे हैं जी। तो लर्न करने के लिए मैं जब आता था ओपीडी करने तो अपने साथ में डॉक्टर AK यादव सर थे, MD फिजिशियन थे, तो मैं उनकी गाड़ी में और उनको लेके आता था। अच्छा। कि सर मैं गांव का रहने वाला हूँ सर, आप चलेंगे तो हमारे गांव वालों को जो है एक अच्छी सुविधा मिलेगी सर जी। और हम लोग पैसा तो सब दिन कमाएंगे, एक दिन सर हमारे गांव के लिए आप दे दीजिए समय जी। वो भी सर बहुत अच्छे, मतलब थैंक्स गॉड जी। तो वो आते थे हमको बैठा करके गाड़ी में, मैं आता था तो यहाँ ओपीडी करते थे। जो भी 2-4-500 रुपए मिलते थे तो उससे मैं अपना इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप में बहुत कम पैसे मिलते थे 6 या 7 हजार रुपए, तो उसमें रूम का ही हो जाता था और भतीजा साथ में था तो उसका कोचिंग सब यही चीजें था। तो ये हुआ कि उस समय लगता था कि यार डॉक्टर बनके भी कुछ नहीं है मेरे पास में जी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि मैं लर्निंग स्टेज में हूँ जी, और मेरी जब लर्निंग ट्रेनिंग कंप्लीट होगी जी तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। सीख रहा था उस समय अपने सीनियर के साथ में जी। तो ये था कि जहाँ पे लगता था कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे किसी न किसी का सहारा ले लेते थे, मतलब किसी के साथ ही लग जाते थे जी। ये होता था सर जी। तो वहां से थोड़ा सा एनर्जी गेन कर लेते थे और आगे बढ़ते गए सर जी जी बिल्कुल सर। सर एक एग्जैक्टली अगर आप से अगर हम लोग जानना चाहें कि जो आज के युवा है जी, सबसे ज्यादा किस चीज पे वो फोकस करें आज के समय में? देखिए मैं मानता हूँ कि युवा जो हमारा है देश का जी, सबसे पहले तो वो अपने कैरियर पे फोकस करे जी, मतलब अपने फ्यूचर पे, अपने फ्यूचर हाँ पे। जैसे पीछे हमारे माँ बाप क्या है, गरीब है, अमीर है, पैसे वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आज तो हमारे मुट्ठी में है। हाँ, ये समय तो हमारे साथ में है ना जी। जो हम वर्क में है उसमें तो हम बेस्ट कर सकते हैं ना जी तो कहने का मतलब ये है कि हमारे युवा पहले अपना एक गोल सेट करे जी सर, है ना कि हमको लाइफ में करना क्या है जी। भाई कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब फिक्स है कि हम ये हो गए हैं तो आप भी वही हो जाए, आपको हाँ। जो बेस्ट लगे है ना जी, वो चुनिए और उसमें बेस्ट से बेस्ट करिए जी और बढ़िया से बढ़िया पैसा कमाइए और एकदम लग्जरियस जिंदगी जिए। और मुझे लगता है कि कोई गरीबी और अमीरी और ये सब सक्सेस में कभी बाधा नहीं बनती है जी। ये सब बहाने होते हैं जिनका नाम नहीं आता है बता दिए पेपर टप आ गया है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो बता दिए घूस चल गया जी, नाम नहीं आया तो सीटें बिक गई, ये सब बहाने होते हैं। अरे पहली सीट उठाओ ना, क्यों आप भाई टॉप लीजिए आप, पोटेंशियल तो है ना जी। आप पहली सीट उठाते नहीं है लड़के जी, भाई नीट का आया 67 बच्चे टॉप आ गए तो आप भी नंबर दिखाओ ना हमें अपने रिजल्ट में कि हम 700 प्लस लेके आए, देखे गवर्नमेंट नहीं देगी आपको, क्यों नहीं देगी, नंबर आ रहे हैं आपके 200 और
बहाने बना देते हो कि तबीयत खराब हो गई थी, मम्मी पापा गरीब थे, पैसे नहीं दे पाए या जा नहीं पाए, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। करना है तो करना है बस। आपकी उस ड्रीम में, आपके लक्ष्य में आपका भूख कितनी है उसको पाने का? बिल्कुल, अगर आपकी भूख है सर जी, तो फिर खाना मिलेगा, मिलेगा, भले आप ईटा पत्थर ही खा जाओ। कहते हैं वो जो भीम थे, तो वो एक थोड़ा सा याद आ रहा है, बताते हैं कि वो जो है कि जो द्रोणाचार्य गुरुजी थे उनके, तो उन्होंने कहा कि प्यास लगी है, पानी लाओ। तो जो पांडव थे तो सब कोई कहा कि गुरुजी वहां गांव है 2 किलोमीटर दूर, उधर जाना पड़ेगा, कोई कहा जंगल पार जाना पड़ेगा, कोई कहा ये पहाड़ निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने भीम से पूछा, भाई तुम कहां से लाओगे? बोले भीम उठाए अपनी गदा, बोले पानी तो यहीं से निकलेगा। और उठाए उन्होंने और बोला कि पानी तो यहीं से निकलेगा गुरुजी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो ये है कि हम कितना करना चाहते हैं और कितना एफर्ट लगाने की क्षमता रखते हैं सर। और देखिए सर, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो ना, तो फिर आपको बहाना बनाने बनेबे नहीं करेंगे जी, बिल्कुल सीधे आप अपने टारगेट पे काम करोगे। अंतिम प्रश्न सर अब लेंगे कि सर आप जैसा कोई अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहे जी, तो उसको क्या करना चाहिए सर? सर उसके लिए मैं यही मतलब कहना चाहूंगा जी कि सबसे पहले तो वो ये डिसाइड कर ले कि जो उसने डिसाइड किया है जी, क्या रियल में उसने अपने दिल से किया है या किसी के कहने से या किसी के भरने से या किसी के दबाव से वो कह रहा है। अच्छा, है ना? डिसाइड कर ले कि हमको रियल में, उसको देख ले कि भाई हम डॉक्टर अगर बनेंगे तो बढ़िया से समाज सेवा करेंगे, या हम बड़े आदमी बनने के लिए टारगेट किए हैं, या फिर हम अमेरिका शिफ्ट होने के लिए हम अपना टारगेट सेट किए हैं जी जी। तो पहले से अपना वो डिसाइड कर ले जी कि हम डॉक्टर बनेंगे तो समाज में क्या क्या बदलाव और क्या क्या उस चीज से कर सकते हैं जी सर। अगर उसने रियल में, अगर उसने सोचा है कि हम मानो कि हेल्प मानो कल्याण के लिए या मानो की हेल्प करेंगे, तो वो जरूर बनेगा, पक्का बनेगा। अगर उसकी सोच अच्छी होगी तो वो पक्का बनेगा। तो अपना गोल डिसाइड कर ले, और इसके बाद में उसका सिलेबस उसका सिलेबस मतलब कि ये होता है कि ज्ञान तो बहुत है जी, है ना जी। हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर पंकज यादव, तो वो कहते थे पढ़ते वक्त एमबीबीएस में जी, कि जितना जरूरी पढ़ना होता है जी, उतने जरूरी छोड़ना भी होता है। अच्छा अच्छा जी जी वो ये बोलते थे। अच्छा, तो मतलब इतनी ज्यादा किताबें ये रखी है, इनको सब कौन पढ़ पाएगा भाई? सीधे डायग्नोसिस बनाओ जी, बीमारी पता करो और उस बीमारी का इलाज करो, आदमी स्वस्थ हो जाए जी, है ना? हमारा डॉक्टर का टारगेट यही है। तो डायग्नोसिस बनी, ट्रीटमेंट हुआ, और इसमें इतना रिसर्च और इतने साइंटिस्ट, इतने लोग भरे हैं, इसका सबका याद तो कहने का मतलब ये है कि नॉलेज बहुत है, लेकिन आपको जरूरत क्या है उसमें, आप कितनी चीजें ले करके आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो पहले तो आप एनसीईआरटी पकड़ लो, 6 से 12 तक की आप एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, नीट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। और इसके बाद में अगर आप डाइवर्ट होते हो अपने मतलब मार्ग से या पथ से या वे से, तो आप उन लोगों से मिलिए जो लोग उस प्रोफेशन में हो, या उस जगह पे जाइए जहां से आपको बेस्ट फील होता हो, जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, या वो करिए जहां से आप पॉजिटिव हो जाते हो। जैसे हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब रिजल्ट आता था और पता लगा 2 नंबर कम रह गया, 3 नंबर, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि यार इस बार भी नहीं हुए, खाली पढ़ाई पे ही जब तुमको छोड़ दिए हैं तो काहे नहीं नाम आ रहा है, मतलब पढ़ते नहीं हो। तो फिर मैं जाता था मेडिकल कॉलेज, व्हाइट अप्रन देखता था लड़कों को, छोटे छोटे लड़के जब सेलेक्ट होते थे नए वाले, तो बड़ा एनर्जी मिलती थी कि काश चलो आज कह लो, लेकिन एक दिन हम भी ये व्हाइट अप्रन पहन के घूमेंगे जी। हाँ, तो ये होता था। अच्छे दोस्तों से मिल लीजिए, जो आपके पॉजिटिविटी, अच्छे दोस्त जो हो, हर किसी के लाइफ में होते हैं जो वो गाइड का काम करते हैं। तो जब भी लगे कि निगेटिविटी आ रही है तो उन लोगों से आप मिलिए, उनसे पॉजिटिविटी बनाइए और अपना काम करिए। कोई कुछ भी कहे इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जी। और कोई कुछ भी कहता है ना, तो अपने टारगेट को उससे जोड़ दीजिए। मैं जैसे कि मैं जब पढ़ता था, तैयारी करता था, तो जब घर पे आता था तो पेड़ पौधे होते थे, मैं उनको पानी वानी डालता था, तो मेरे घर अगल बगल वाले कमेंट करते थे, कालिया कालिया कल्लू कल्लू कहते थे जी जी। जो हकीकत है वो बता रहे, कल्लू कितना भी पानी डाल लो घसिए छीलोगे। तो मैं कहता था कि घास छीलूंगा तो आपसे अच्छी घास छीलूंगा। वो
उसमें ना मिट्टी रहेगी, ना गोबर रहेगा, ना सूखी घास रहेगी। इतनी बेहतरीन घास लाऊंगा कि तुम्हारी गैया अगर 1 लीटर दूध देगी तो हमारी वही घास खा के 2 लीटर देगी, है ना। मतलब इतना पॉजिटिव होते थे। कोई निगेटिव कमेंट करता था तो उसको तुरंत पॉजिटिव करते थे, और वो आज भी हमारे पास में। हमसे कोई भी आदमी अगर कोई निगेटिव बात करता है तो उसको तुरंत पॉजिटिव करते हैं, मतलब कोई भी चीज हो। या कोई चीज आप बोलिए, अभी देखिए हम पॉजिटिव उसको कैसे बताते हैं। हाँ, कोई निगेटिव चीज बोलिए। जी सर, सर जैसे प्रैक्टिकल के तौर पे अगर कहें कि सर, अगर मान लीजिए कि जो ये अस्पताल चला रहे हैं और आप अपने जो भी आपकी टीम है इनको इतना आप स्वतंत्र छूट दिए हुए हैं कि जैसे आपने कहा कि भाई आपको बेईमानी करनी है तो बता के करिए, तो सर अगर कहीं ये लोग प्लानिंग करके आपके साथ कोई षड्यंत्र करके अगर ऐसी चीजें आपके साथ अगर कर देते हैं और तो फिर ये माइनस हो जाएगा आपके साथ, आपकी क्षति हो जाएगी संपत्ति का, आपके नाम के साथ ऐसा हो जाएगा। देखिए सर, एक भरोसा ऐसी चीज होती है ना सर, भरोसा एक ऐसी चीज है कि उसको हम दिखा नहीं सकते, वो एक अंधा होता है भरोसा। तो हम जब यहाँ पे जिसको रखते हैं ना उसको ट्रेंड करते हैं। अच्छा। हाँ, हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं और जो हमारे स्टाफ के लोग होते हैं उनको हफ्ते भर में इसी ऑफिस में बुला करके ट्रेंड करते हैं, मतलब पॉजिटिविटी। आपको षड्यंत्र करना है, मान लीजिए हमको जैसे कि मारने के लिए, और सपोज दैट कि हम आपसे बेहतर षड्यंत्र करके बैठे हैं आपको मारने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तो भाई ये क्यों सोच रहे हैं? सारी चीजें आप चर्चा में ले लेते हैं पहले। भाई कोई आदमी काम कर रहा है तो वो इतना बेवकूफ नहीं है कि आप जैसे कि मान लीजिए निगेटिव हो गए, तो हम आपको पहले ही वो चीज सारी चीजें बता देते हैं कि आप कभी भी हमारे प्रति या हमारे संस्था के प्रति निगेटिव हो ही नहीं पाएंगे। आपको एकदम। और देखिए, जितनी हम, जहां तक बात रही स्वतंत्रता की, तो आज के दौर में ये है ना कि जब तक हम लोगों को स्वतंत्र नहीं करेंगे वो काम ही नहीं। क्या बात है सर, बिल्कुल। हाँ, लोगों को डरा धमका के दबा के काम नहीं किया। और एक ऐसी नौकरशाही भावना को रख करके और इस तरह से अपने कर्मचारियों से वर्क नहीं करा सकते। ना बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ देखिए, जो हमारे संजय भैया हैं, अब वो मतलब हम लोगों को चाय और अभी अब जो आप ठंडा पिए सब वही पिलाते हैं। कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, हम लोगों को बुलाएं, कोई दिक्कत हो, हम लोग एकदम घर की तरह जाएंगे और पार्टी में जाएंगे, एक थाली में बैठ करके खाएंगे। कुछ नहीं कि आप क्या हो, आप इंसान हो, बात खत्म। आप खाओ, साथ में रहो। जब हम अपने प्रोफेशन पे बैठेंगे तो हम जब अपने चेयर पे रहें तो हम डॉक्टर की तरह रहेंगे, आप वैसे रहेंगे। घर में जाएंगे तो घर की तरह, और जब फ्रेंड की तरह जाएंगे जंगल में घूमने तो फिर वहां पे फ्रेंड की तरह नाचेंगे भी और गाना भी गाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये चीज अभी बता दे, हमारा मतलब वही जो चाय पिलाते हैं संजय भाई, उनकी बच्ची बीमार थी, तो उसने मुझसे कहा कि सर हम हॉस्पिटल का नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है। हम हमारा क्या मतलब कि ठीक है तुम दवा ले लेना। और बच्ची रही 5-6 दिन, ठीक हो गई। तो इनके साले जी जो थे उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर साहब लूट लिए होंगे तुमको। तो फिर वो लड़ गया वहां पे उससे, बोला हमारे सर को ऐसे नहीं बोलोगे। कोई एक अस्पताल बताओ जो 5 दिन का पैसा छोड़ देता हो, और मेरे सर मुझसे 1 रुपए नहीं लिए। तो ये है सर कि मतलब कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए सर कुछ करना पड़ता है, ऐसे हवा हवाई में नहीं होता है। तो हमने उनके लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं ना सर, इसलिए जो है उधर ही रहो भाई प्लीज। तो उनके लिए जैसे कुछ करते हैं ना, तो फिर बैठ जाइए, उनके लिए कुछ करते हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा भरोसा करते हैं और हम भी इतना भरोसा करते हैं कि हॉस्पिटल में मान लीजिए हम कितना मतलब सुबह 2 घंटे और शाम को रहते हैं, बाकी रहते तो सब डॉक्टर लोग हैं, दूसरे जगह से आते हैं लोग, सब भरोसे पे ही तो चलता है, और भरोसे करते हैं हम। और जब हम करते हैं तो आप भी हमें लगता है करते हैं, और नहीं करते हैं तो हमारा क्या ले जाएंगे। क्या बात है सर। इस पूरे एपिसोड में सर जिस तरह से आपने जो है कि जितनी खुशमिजाज और जितने स्वतंत्र भाव से सर ये एपिसोड हम लोगों को मिला है आपका, सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो नसीब बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल का वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।